नमस्कार साथियों। आज मैं लेके आया हूँ मिड टर्म एग्ज़ाम क्लास 7 सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर को लेकर के। तो आप सभी का मधुबनी जीएस क्लास में स्वागत है। चलिए हम देखते हैं। ये क्वेश्चन पेपर है। ये 2 घंटे 30 मिनट का ये पेपर है और इनमें कुल 14 प्रश्न हैं। 14 प्रश्न को चलिए हम देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन 1 से 15 तक जो क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें आंसर आपको देना है। तो पहला है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका ए आंसर होगा केंद्र सरकार द्वारा इसकी जो है सो। दूसरा क्वेश्चन है, राज्य सरकार के मंत्रियों का चयन किसके द्वारा होता है? तो राज्य सरकार के मंत्रियों का चयन जो है मुख्यमंत्री के द्वारा होता है। भारत में शासन कितने स्तरों पर काम करता है? तो ये इसका आंसर होगा 3, केंद्र स्तर, राज्य स्तर और पंचायत स्तर। ये है आपका 3 आंसर होगा। भारत में प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर किस स्थान के से राष्ट्र को संबोधित करते हैं? तो स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से वो संबोधित करते हैं। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया? 5वां क्वेश्चन है। तो ये 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कितने तरह के कर लगाए जाते थे? तो ये 3 तरह के कर लगाए जाते थे। इसके बाद है, 14वीं सदी में अफ्रीकी यात्री कौन सा यात्री भारत घूमने आया था? तो ये इब्न बतूता, ये मोरक्को का यात्री था, अफ्रीकी था, ये घूमने आए थे। इसके बाद है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 13वीं सदी के आरंभ में। सी आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाए गए दाब को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी पर जो वायु द्वारा लगाए गए जो दाब होता है उसको वायु दाब कहते हैं। इसको बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। इसका डी आंसर होगा। पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की तीसरी परत कौन सी है? तो सतह से तीसरी परत देखिए, सबसे पहला परत है क्षोभ मंडल, दूसरा परत है समताप मंडल और तीसरा परत है मध्य मंडल। तो इसका ए आंसर होगा मध्य मंडल। 11वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी प्राकृतिक पर्यावरण है, यानी प्रकृति के द्वारा? तो इसमें होगा जल। जल जो है प्रकृति प्रदत्त है, इसीलिए प्राकृतिक पर्यावरण में जल या जलमंडल भी आते हैं। 12वां क्वेश्चन है, वस्तु की अदला बदली का व्यापार जिससे मुद्रा का प्रयोग नहीं होता है कहलाता है। तो इसमें वस्तु विनिमय होता है। पुराने ज़माने में लोग वस्तु का आदान प्रदान करते थे, इसे ही वस्तु विनिमय कहते थे। इसके बाद क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। पादप और जीव जंतु मिलकर डैश का निर्माण करते हैं। तो ये पादप भी है और जीव जंतु भी है, तो ये मिलकर के जैव मंडल का निर्माण करते हैं। जल मंडल में सिर्फ जल होगा, वायुमंडल में सिर्फ वायु का होगा, स्थल मंडल में स्थल भाग होगा, लेकिन जैव मंडल में पादप जीव जंतु ये सारे मिलकर के बनते हैं। तो ए आंसर होगा। 15वां क्वेश्चन है, वर्षा की मात्रा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो इसमें वर्षा मापी होगा, इसको रेन गेज भी बोलते हैं। ताप मापी थर्मामीटर होता है, इसको ताप को मापा जाता है। वायुदाब मापी बैरोमीटर होता है, वायुदाब मापा जाता है। वात दिग्दर्शी जो है ये वायु की दिशा को मापते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर जो है वर्षा मापी यंत्र होगा, बी आंसर होगा। अब ये खंड ख में 4 क्वेश्चन है जो 2-2 नंबर के हैं। पहला है, औद्योगिक क्रांति से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? इसके बाद तीसरा का है, क्षोभ मंडल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? और इसका अथवा में मध्य मंडल हमारे लिए क्यों जरूरी है? चौथा क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है? 5वां है, जन्म सिद्ध अधिकार से आप क्या समझते हैं? इसके अथवा में लिंग भेद से क्या समझते हैं? तो ये 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन हैं। इसका आंसर मैं अभी देखता हूँ जो सीबीएसई ने डाला है। इसका आंसर हम देखते हैं अभी, 1 मिनट। तो देखिए, ये आपका क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति वाला जो क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति आने से क्या परिवर्तन हुए? इसमें कोई 2 आंसर लिखना है तो पॉइंट बना करके ही आप आंसर लिखे तो अच्छा होगा। पहला क्वेश्चन है, सॉरी,
औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमानों पर उत्पादन प्रारंभ हुआ, क्योंकि उद्योग लगा था औद्योगिक क्रांति में, तो उत्पादन ज़्यादा हुआ, बड़े पैमाने पर हुआ। दूसरा है परिवहन, इसको उत्पादन होगा तो इसको ढोने के लिए परिवहन की ज़रूरत होगी, तो परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। तीसरा है सूचना क्रांति में पूरे विश्व में संचार तेज हुआ। तो इसमें से कोई दो को क्वेश्चन लिख सकते हैं। इसमें तीसरा क्वेश्चन था कि क्षोभ मंडल के बारे में था क्वेश्चन, तो इसमें आंसर आपको यह है कि यह वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है और इसी मंडल में मौजूद वायु होता है जिसमें हम सांस लेते हैं। मौसम संबंधी घटनाएं होती है, वर्षा, कोहारा, ओलावृष्टि इसी के अंदर होता है। तो ये आप 2 नंबर के क्वेश्चन है, 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं। इसके अथवा क्वेश्चन में था कि मध्यमंडल के बारे में था कि मध्यमंडल वायुमंडल की तीसरी परत है, कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्यमंडल, तो तीसरी परत हो गया मध्यमंडल। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर, यहाँ नीचे लिखा हुआ है, थोड़ा सा गलत मिस्टेक है, ठीक ऊपर होती है और इसमें मध्यमंडल में जो घटनाएं होती है, अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड जो है इसी परत में जल जाते हैं। तो इस तरह ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, का आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन है कि मिड डे मील के बारे में था, मध्याह्न भोजन के बारे में था। तो यह सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। ये 2 नंबर का आपने लिखा था। तो दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा भी 2 नंबर का है। इसमें था कि जन्मसिद्ध अधिकार क्या है। तो जन्मसिद्ध अधिकार होता है जन्म के आधार पर जब विशेष अधिकार का दावा किया जाता है तो उसे जन्मसिद्ध अधिकार कहा जाता है। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को अपने परिवार में जन्म लेते ही शासन करने का अधिकार है। जो राजा के घर में जन्म लेगा वो राजा, उसका बेटा राजा ही बनेगा। तो ये जन्मसिद्ध अधिकार था, पहले की बात है। इसके अथवा में था लिंग भेद। लिंग भेद क्या है? तो लिंग भेद स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर को लिंग भेद कहा जाता है। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो इस तरह से ये लिंग भेद है। तो ये आपका अभी ये जो था ये अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर आंसर हम देखेंगे। लघु उत्तरीय क्वेश्चन में आप देखिए, लघु उत्तरीय क्वेश्चन ये आपका है। इससे पहले हम अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन पढ़े। औद्योगिक क्रांति का पर्यावरण पर प्रभाव, क्षोभ मंडल के क्या क्यों महत्वपूर्ण है, ये हम अभी देख चुके हैं। मध्याह्न भोजन, जन्मसिद्ध अधिकार, लिंग भेद, ये हम देखें। अब चलते हैं इस पे मुगल। अब ये क्वेश्चन पहले हम पढ़ लेते हैं फिर आंसर देखेंगे। कह रहा है कि मुगल शासकों और राजपूत शासकों के मध्य संबंधों की विवेचना कीजिए। मुगल और राजपूत के बीच संबंध पूछ रहा है। इसके अथवा कोई एक करना है। तो अथवा में दिया हुआ है मुगल में उत्तराधिकारी की क्या परंपरा थी, तो इसको हम आगे देखेंगे। फिर अब पहले हम लघु उत्तरीय क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आंसर हम देखेंगे। इसके बाद है नागरिक अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद भी अफ्रीकी अमेरिकी बच्चों को किस प्रकार असमानता का सामना करना पड़ता था। इसके अथवा में है कि समानता को स्थापित करने के लिए हमारे संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न का हम आंसर हम देख रहे हैं अभी। चलिए हम देखते हैं इसको। तो लघु उत्तरीय प्रश्न है कि मुगल शासकों के राजपूत के साथ संबंध। ऐसे ही आपको लिखना है पॉइंट में, 3 पॉइंट लिखेंगे 3 नंबर मिलेगा। तो पहला है मुगलों के शक्तिशाली होने पर कई राजपूत ने उसकी सत्ता स्वीकार कर ली थी, उसका अधीनता स्वीकार कर लिया था। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमको लिखना है कि राजपूतों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों का विवाह कर उच्च पद प्राप्त किया था, क्योंकि मुगल जो है, मुगल से राजपूतों ने शादी संबंध स्थापित किया था, जिसके कारण उसको कई सारे अच्छे अच्छे पद मिले थे। और तीसरा है कुछ राजपूतों ने मुगलों का विरोध भी किया था, जैसे सिसोदिया राजपूत ने इनका विरोध भी किया था। तो इस तरह से आप मुगल और राजपूत के बीच संबंध आप 3 पॉइंट में लिख सकते हैं। इसके अथवा में एक क्वेश्चन था जो हम देखते हैं कि मुगलों के उत्तराधिकारी के नियम क्या है।
तो मुगलों के उत्तराधिकारी के नियम के बारे में हम जहाँ देखेंगे तो देखिए, पहला है कि मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं रखते थे। ज्येष्ठाधिकार हुआ कि ज्येष्ठ पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाना, तो ये हो गया। इसके बाद है उत्तराधिकारी में तैमूर वंशजों की सहदयाद प्रथा अपनाते थे। सहदयाद प्रथा के द्वारा जो है ना ये उत्तराधिकारी करते थे, ये भी हो गया आपका। तीसरा, इसमें समस्त उत्तराधिकारी का विभाजन सभी पुत्रों में कर दिया जाता था। ये सहदयाद प्रथा में जो है ना ये बच्चों जितने बच्चे होते थे उनके जो भी ज़मीन रहता था या जो जायदाद होते थे सबको बांट दिया जाता था। और उत्तराधिकारी में ये जो है तैमूर वंशज अपनाते थे, अपने तैमूर को मानना बहुत गर्व की बात समझते थे। तो इस तरह से ये 3 क्वेश्चन आपका 3.3 नंबर का हो गया, मुगलों के उत्तराधिकारी के नियम। अब हम बात करते हैं कि अफ्रीकी में जो है भेदभाव की, ये जो क्वेश्चन था इसमें चलते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि अफ्रीकी और अफ्रीका में अमेरिकी लोग गए थे तो अफ्रीकी लोगों को भेदभाव की दृष्टि से देखते, तो इनके बारे में क्वेश्चन का ये उत्तर है कि ये 7वां क्वेश्चन है, ये है कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों को केवल ऐसे सरकारी स्कूल में प्रवेश लेना पड़ता था जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूल में जाते थे या उन क्षेत्रों में रहते थे जहां सरकारी स्कूल पर स्तर पर निजी स्कूलों जैसा होता था। तो ये इस तरह से ये आप क्वेश्चन आप 3 नंबर के हैं। इसके अथवा में था कि समानता का क्वेश्चन था कि, तो हम समानता के अथवा वाले क्वेश्चन हम देखते हैं। 7वां का जो क्वेश्चन है, कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है। ये पहला है कि हमारे संविधान में लिखा गया है कानून के नज़रों में सभी व्यक्ति समान है। दूसरा है समानता की बात करते, किसी भी व्यक्ति के साथ उनके धर्म, जाति, स्त्री पुरुष होने का या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ये हम लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकते हैं, जैसे मेला हुआ, अस्पताल हुआ, तो सार्वजनिक जगहों पर सबको जाने का अधिकार है, भेदभाव नहीं किया जा सकता है वहाँ पे। तीसरा है ये बहुत अच्छा है, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया, मतलब छुआछूत का कोई इसमें उल्लंघन नहीं करेगा, छुआछूत नहीं करेगा, इसका ख़त्म कर दिया गया, उन्मूलन किया गया है। तो इस तरह से हम देखेंगे, इसमें से कोई 3 बिंदु, कोई 3 पॉइंट लिखना था, 3 नंबर के क्वेश्चन थे। तो ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन थे। अब चलते हैं हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। पहले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। क्या है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 8 और 9 दो 5-5 नंबर के क्वेश्चन है। वायुमंडल की कितनी परतें हैं, इनकी विशेषताओं का वर्णन करें, ये 5 नंबर का है। बच्चे सिर्फ इसमें वायुमंडल की परत लिखते हैं और विशेषता लिख देते हैं। इसमें चित्र बनाना जरूरी है, आपको चित्र बनाएंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। दूसरा है मनसबदार कौन थे, व्याख्या कीजिए। और अंतिम है इसका अथवा में है कि मनसबदार मुक्तियों से किस प्रकार अलग थे। ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, आप देखेंगे इनको, तो इनको हम देखते हैं। ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, हाँ अब यहाँ देखते हैं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है हाँ देखिए, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में है कि वायुमंडल के विभिन्न परतें। तो देखिए सबसे पहले नीचे में क्षोभ मंडल, ये 1 मिनट, ये क्षोभ मंडल है, यह 13 किलोमीटर तक है। समताप मंडल इसके बाद 50 किलोमीटर तक है। इसके बाद मध्य मंडल 80 किलोमीटर तक है। वायुमंडल है और फिर बहिर्मंडल है। तो इनका आपको विवेचना करना है। तो आप हमारे जो इसमें वीडियो डाला हुआ है वायु चैप्टर में, इसको आप देख सकते हैं। इसमें ये वर्णन किया गया है। क्षोभ मंडल ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। मौसम संबंधी घटनाएं होती है, जैसे बिजली चमकना, वर्षा, कोहरा, आंधी तूफान, ये इसमें होता है। समताप मंडल में यह जो है ओजोन गैस होता है और एरोप्लेन उड़ने की आदर्श दशाएं हैं। मध्य मंडल में आसमान से आने वाले उल्का पिंड जल जाते हैं। वायुमंडल में यह संचार व्यवस्था, यहाँ से हमें मिलता है रेडियो तरंगें,
ये हमारे पृथ्वी पे आते हैं, बहिर्मंडल में हल्की गैसें होती है। तो ये आपको शॉर्ट में लिखना था। इसके बाद हमारा 9वां क्वेश्चन है कि मनसबदार के बारे में था। तो मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तराधिकारी निर्धारित किए जाते थे। सैन्य उत्तराधिकारी के अनुसार ही मनसबदारों को घुड़सवार रखने होते थे। तो ये आप मनसबदार के बारे में आप इनको लिख सकते हैं। फिर इसके बाद है इसका जो है अथवा में क्वेश्चन था कि मनसबदार और मुक्तियों के बारे में था। तो इसमें हम लिखेंगे मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। तो जागीर पे मुक्ति जो है ना वो नहीं रहते थे। उनके पास अपनी जागीरें से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। ये भी एक पॉइंट हुआ। अगला पॉइंट है यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे। उनके नौकर एकत्रित करते थे जगह जगह पर। ये स्वयं देशों के अन्य किसी भाग में सेवारत रहते थे। तो उनको कोई भी जो है देश के किसी भाग में उनको वो जाते थे, उनको अधिकार दिया गया था। तो ये हो गया मनसबदार और मुक्ति जो है किस प्रकार भिन्न थी। तो ये मुक्तियों के पास ये सब अधिकार थे। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। 8वां और 9वां क्वेश्चन हो गया। फिर हम बात करते हैं 10वां क्वेश्चन की। ये 10वां क्वेश्चन है, इसमें अनुच्छेद क्षमता पर आधारित क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप इनको देखिए, ध्यान से पढ़ना है, फिर इसको आंसर देना है। इसमें है कि पृथ्वी की ठोस परपट या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी और जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृति महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर पाई जाती है। अब इनका क्वेश्चन है कि पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो यही आंसर दिया हुआ है, पहला ही लाइन है, उसको स्थल मंडल कहते हैं। फिर इसके बाद है कि स्थलाकृतियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो आप देखते हैं इसमें लिखा हुआ है लास्ट लाइन, स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर पाई जाती है। तो ये आप लिख सकते थे। इसके बाद स्थल मंडल किससे बना होता है। तो यहाँ देख लीजिए, स्थल मंडल यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। तो इस तरह से आप ये छोटे आंसर थे, इनको आप आसानी से 4 नंबर का ये क्वेश्चन था, आसानी से कर सकते हैं। अब अगला अनुच्छेद एक और है, 11वां क्वेश्चन। इसमें दिया गया है अफसाना, एक अनुच्छेद दिया गया है। अफसाना कहती है कि मेरी अम्मी बिल्डिंग के घरों में काम करती है और हम बच्चों को स्कूल भेजती है। मैं भी उसकी मदद करती हूँ। जब मैंने अपने बास्केटबॉल खेलने की योजना अम्मी को बताई तो अम्मी गुस्सा हो गई और कहने लगी, लड़कियाँ थोड़ी ही बास्केटबॉल खेलती है, काम करो, ठीक से पढ़ो, स्कूल जाओ, ग्राउंड पर खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी सहेलियों ने मनाया और कोच सर ने समझाया तो अम्मी मान गई। ये आपका ये पैराग्राफ था। अब इनको देख क्वेश्चन, अफसाना की अम्मी कहाँ काम करती थी। तो यहाँ पे लिखना अफसाना की मम्मी जो है ना बिल्डिंग के घरों में काम करती थी। ये आसान क्वेश्चन था। अफसाना की अम्मी उसके खेलने के लिए कैसे मान गई। तो उनकी सहेलियाँ और कोच सर के समझाने पर उसकी मम्मी मान गई। इसका आंसर ये हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन है, अफसाना की अम्मी उसे खेलने क्यों नहीं देना चाहती थी। तो देखिए, क्योंकि यह अब देखिए पूर्वाग्रह से ये संबंधित क्वेश्चन है। अब इसका आंसर हम देखते हैं 11वां क्वेश्चन का। देखिए 1 मिनट, यहाँ पे लिखा हुआ है 11वां क्वेश्चन। देखिए कहता है, पहला क्वेश्चन तो बिल्डिंग के घरों में काम करती थी, उनकी सहेलियाँ और कोच सर के समझाने पर उनकी मम्मी मान गई। तीसरा, क्योंकि उन्हें लड़कियों का खेलना पसंद नहीं था, वह रूढ़िवादी विचारों की थी, इसलिए उसकी मम्मी जो है ना उसको खेलने देना पसंद नहीं करती थी। तो इस तरह से आपका ये CBSE द्वारा जो क्वेश्चन आपका आंसर दिया गया है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए, तो अब देखिए 12वां क्वेश्चन है, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर इनके नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। अब यहाँ पे है कि भेदभाव तब होता है जब
लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िवादी धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप के पानी नहीं लेने देते और दूसरे द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है कि भेदभाव कब होता है। दूसरा क्वेश्चन, ऐसे किसी एक व्यवहार का उदाहरण दीजिए जिसे किसी के साथ भेदभाव हो सकता है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। और तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन भेदभाव से संबंधित है और क्यों। तो पहले तीसरा हम देख लेते हैं। लड़कों और लड़कियों ने एक दोस्ताना हॉकी मैच खेला, तो ये तो जो है भेदभाव तो हुआ नहीं क्योंकि एक साथ खेल रहे हैं। विद्यालय में प्रत्येक बच्चे को दाखिले का समान अवसर मिलता है, तो ये भी भेदभाव नहीं हुआ क्योंकि सबको ये मौका मिल रहा है। तीसरा है, ठेकेदार ने समान काम करने के बाद भी पुरुषों को महिलाओं से ज़्यादा मजदूरी दी, तो यहाँ भेदभाव है क्योंकि समान काम हो रहा है, मजदूरी समान मिलना चाहिए था। चलिए बाकी दो क्वेश्चन है, इनका हम देखते हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए, भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िवादी धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं, तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है, जब किसी को भेदभाव कर नौकरी से करने से रोकते हैं या किसी को किसी विशेष आधार पर कप या गिलास में चाय न पीने देता है, तो इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। तीसरा है, ठेकेदार ने समस्त काम करने के बाद भी, ये तो आपको हम बता ही दिए। अब चलिए, अब अगला क्वेश्चन है, तो 12वां क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब 13वां क्वेश्चन पे आते हैं। 13वां भी एक अनुच्छेद है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। ये अनुच्छेद को आपको पढ़ना है। अगर किसी लड़के को रोना आए भी तो वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों को रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने आप को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएं या उसका मजाक बनाएं, इसीलिए वह दूसरे के सामने रोने से लोगों पर अपने आप को रोक लेता है। अब देखिए क्वेश्चन इसमें, अब लड़के अपने आप को रोने से क्यों रोकते हैं, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, हमें रोने का मन कब करता है। और तीसरा है, बड़े लड़के रोने के बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर जो CBSE ने दिया है। इन्होंने जो आंसर दिया है, हाँ ये देखिए, लड़के रोने को कमज़ोर मानते हैं, ये पहला क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा है, जब हमें गुस्सा आता है या दर्द होता है तब रोते हैं। और तीसरा है, दूसरे के सामने रोते हैं, वे उनका मजाक बनाएंगे, इसलिए ये दो। अब अंतिम क्वेश्चन है, मैप का है आपका। देखिए मैप आप आसानी से समझ सकेंगे। देखिए मानचित्र आधारित क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन है, 5 नंबर का। बहुत ही आसान है, अगर आपको आता है तो बहुत आसान है। मैप बनाने से पहले मैं थोड़ा सा बच्चों को ध्यान देना चाहता हूँ कि आप मैप में पहले तो स्टेट के बारे में जानिए, कौन सा स्टेट कहाँ है और कौन सा जगह किस स्टेट में है। देखिए आगरा है, आगरा में ताजमहल है, ये यूपी में है। चित्तौड़ राजस्थान में है, चित्तौड़गढ़ का किला है, महाराणा प्रताप का वहाँ उन्हीं का एरिया है। बीजापुर अकबर द्वारा जीता गया, ये कर्नाटक में है, चित्तौड़ राजस्थान में है। अब हम बात करते हैं अगला, गोलकुंडा का, ये भी अकबर ने गोलकुंडा का किला भी है, ठीक है। और इसके बाद इलाहाबाद, प्रयागराज है, यूपी में है। और मालवा MP में है। तो ये राज्य आपको, अगर आपको पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए मैप को देखते हैं। मैप जो है हमने भरा है, 1 मिनट। देखिए आगरा और इलाहाबाद हमने यूपी में भर दिया, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में भर दिया, मालवा MP में, ये MP का है, और बीजापुर ये कर्नाटक है। तो इस तरह से गोलकुंडा ये आंध्र प्रदेश में आप दिखा सकते हैं। गोलकुंडा को आप दिखा सकते हैं, ये आपको
ये है गोलकुंडा, ये वाला जो है ये गोलकुंडा का है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, आप इनको ध्यान से देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, और इस तरह से आप जो भी क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताऊंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।